नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये डबल स्टार सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले 1 से 15 तक मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है। दोस्तों, ये जो डबल स्टार सीरीज है, इसमें रोशन आनंद सर लगभग 70 से 75 क्वेश्चन, 80 तक, यहाँ तक की दावा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दरोगा में, और सही में आए भी है। 1799 में भी और 1275 में भी देखा गया है, जो स्टैटिक पोर्शन है। तो दोस्तों, हम इसमें छोड़ने का काम करेंगे करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग। बाद बाकी हम जितना जीके का पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा सीरीज आप लोग अगर इसको अगर प्यार देते हैं तो हम करेंट इसका जो ज्ञान बिंदु सर का जो रोशन सर का जो क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, उसको भी हम अपलोड करने का काम करेंगे। और हम इसमें आपको याद इस माध्यम से कराएंगे, 2 बार 3 बार रिपीट कर करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा को जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत, चीन और म्यांमार की सीमा को जोड़ता है। यह त्रिजंक्शन बिंदु है। यह एक त्रिजंक्शन बिंदु है। कौन? दीफू दर्रा, ठीक है। याद हो गया। चलिए आगे कहते हैं। कहता है कि अरुणाचल हिमालय का विस्तारित भाग है। यह भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक स्थित है। अरुणाचल जो है ना, अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल जो है दोस्तों, वो हिमालय का विस्तारित भाग है। यह विस्तार भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। दीफू दर्रा रासायनिक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दीफू दर्रा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 3 देशों की सीमा जुड़ती है। दीफू दर्रा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 3 देशों की सीमाएं जुड़ती है। दोस्तों, कहता है कि दिहांग दर्रा जो भारत और चीन की सीमा पर है। दिहांग दर्रा भारत और चीन की सीमा पर है। दिहांग दर्रा भारत और चीन की सीमा पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो दिहांग दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन यह भारत चीन की सीमा पर है। तो दिहांग दर्रा से होकर तिब्बत से आने वाली नदी सांगपो भारत में प्रवेश करती है। कहता है कि तिब्बत से आने वाली जो नदी है सांगपो, वो दिहांग दर्रा से ही होकर आती है, ठीक है। यहाँ आकर इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। एक बार फिर से देखिएगा। कहता है कि दिहांग दर्रा जो भारत और चीन की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इस दर्रे से होकर तिब्बत से आने वाली नदी नदी सांगपो, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ आकर भारत में आकर इसको दिहांग नाम दिया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको समझिएगा क्या कहता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अभी ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या कहता है। देखिए, बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। और यह मनाली एवं लेह को जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में मनाली एवं लेह को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में मनाली एवं लेह को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में मनाली एवं लेह को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा दोस्तों, काराकोरम श्रेणी लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा कारा लद्दाख में पड़ता है, और ये लद्दाख और सिजियांग को जोड़ता है। लद्दाख से सिजियांग को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, और लद्दाख को सिजियांग से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यह सिम ठीक है, शिमला हिमाचल। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश में है। लिखा पानी अरुणाचल दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। सीधा समझिए कि सी लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश में है। लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। देवसा दर्रा हिमाचल 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 प्रदेश में। बॉमडीला बोमडीला दर्रा जो है दोस्तों, वो अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा यह लद्दाख में पड़ता है। जॉस्कर श्रेणी जोजिला दर्रा यह जॉस्कर श्रेणी लद्दाख में। जोजिला दर्रा जॉस्कर श्रेणी लद्दाख में। जोजिला दर्रा जॉस्कर श्रेणी लद्दाख में। बुर्जिल दर्रा दोस्तों, बुर्जिल दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। अधिल दर्रा दोस्तों काराकोरम में है। अधिल दर्रा काराकोरम श्रेणी में। अधिल दर्रा काराकोरम में। अधिल दर्रा काराकोरम में। अधिल दर्रा काराकोरम में, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या कहता है इसको समझिएगा दोस्तों। कहता है कि नीति, माना, मुलिंगला
ये तीनों दर्रा जो है ना उत्तराखंड में है। नीति माना मुलिंगला, नीति दर्रा, माना दर्रा, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा, माना दर्रा, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। जिलेपला दर्रा सिक्किम में है। जिलेपला दर्रा सिक्किम में है। देवसांग दंग, देखिए देपसांग, ला नकला, चांगला, ठीक है, जाड़ाला और खारदुंगला, ये सब कुछ सब लद्दाख में है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों। नीति माना मुलिंगला कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति माना मुलिंगला कहाँ है? उत्तराखंड में। जिलेपला दर्रा सिक्किम में है। जिलेपला दर्रा सिक्किम में है। अच्छा, देपसांग, ला नकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला लद्दाख में है। देपसांग, ला नकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला लद्दाख में है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है जो दास कैपिटल है ना दोस्तों, ये कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किताब कार्ल मार्क्स लिखे हैं, कहिए 1867 में। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे हैं 1867 में। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स 1867 में, इसको याद रखिएगा। अब इससे जुड़ा कार्ल मार्क्स से संबंधित जो सर इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको देखेंगे। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ना 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। एक बार फिर समझिएगा, कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, कहता है कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया जिसे आधुनिक समाजवाद के रूप में जानते हैं। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं दोस्तों। ये कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत दिए थे वो क्या क्या है? कार्ल मार्क्स कहे थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिए थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। द्वंद्वात्मक को भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स। राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स। राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स। मूल और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। 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 समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें ये बात कहे थे कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाजवादी व्यवस्था एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर केंद्रित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर केंद्रित है। समाजवादी व्यवस्था एक शोषण मुक्त समाज की व्यवस्था पर केंद्रित है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है। कहा कि उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है। प्रथम यूरोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह था सेंट साइमन। कहता है कि वह प्रथम यूरोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह था सेंट साइमन। प्रथम यूरोपियन जो समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह था सेंट साइमन। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। प्रमुख किसान जो है आंदोलन का नेतृत्व करता, देखिए मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में हुआ। सबसे पहले मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार में। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने मोपला विद्रोह का दोस्तों समर्थन किया। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कहता है कि मालाबार मालाबार के जमींदार वर्ग नंबूदरी
मालाबार के जमींदार वर्ग नंबूदरी उच्च वर्ण के हिंदू थे। मालाबार के जमींदार वर्ग जो नंबूदरी था, नंबूदरी क्या था? मालाबार के जमींदार वर्ग था, उसको उच्च वर्ण के हिंदू कहा जाता था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ये जानते हैं। एका आंदोलन 1921-22 में, एका आंदोलन 1921-22 में, एका आंदोलन 1921-22 में। यह आंदोलन अवध के किसानों ने चलाया था। एक आंदोलन अवध के किसान, एक आंदोलन कब हुआ? 1921-22 में। चलाया कौन? यह चलाया था मगध अवध के किसानों ने। इसका नेतृत्व मदारी पासी एवं सहरेब ने किया था। इसका नेतृत्व मदारी पासी एवं सहरेब ने किया था। एक आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? एका आंदोलन सबसे पहले अवध के किसानों ने चलाया था। कब? 1921-22 में। अच्छा, इसका नेतृत्व मदारी पासी एवं सहरेब ने किया था। एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी और सहरेब ने किया था। चलिए, बारदोली सत्याग्रह दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह के बारे में देखिए। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों जो हुआ ना, बारदोली सत्याग्रह हुआ दोस्तों 1928 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंचे थे। क्योंकि बारदोली सत्याग्रह 1928 में इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था? 2 अगस्त 1928 को। 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंचे थे। बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। बारदोली की महिलाओं ने पटेल को, सरदार पटेल को, मैंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। अच्छा, बिजोलिया आंदोलन राजस्थान के बिजोलिया में हुआ है। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान के बिजोलिया में हुआ है। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान के बिजोलिया में हुआ है। इस आंदोलन का नेतृत्व चारण तथा ब्रह्मदेव ने किया है। बिजोलिया आंदोलन तो राजस्थान के बिजोलिया में हुआ है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों चारण तथा ब्रह्मदेव ने किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व चारण तथा ब्रह्मदेव ने किया है। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व चारण तथा ब्रह्मदेव ने किया है। तेभागा आंदोलन को ध्यान देंगे दोस्तों। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 में हुआ है। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 में हुआ है। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 में हुआ है। इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ है। तेभागा आंदोलन 1900 बंगाल में हुआ है 1946 से 50 के बीच। इस आंदोलन का नेतृत्व, तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कांपाराम सिंह एवं भवन सिंह ने किया था। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व नेतृत्व कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह किए थे। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये तो आप जानते ही हैं। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के अध्यक्ष भी जो है स्वामी सयानंद सरस्वती तथा महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ ना। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इस अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। ठीक है। आंध्र प्रदेश प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1928 में एन.जी. रंगा ने किया था। आंध्र प्रदेश प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1928 में एन.जी. रंगा ने किया था। आंध्र प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1928 में एन.जी. रंगा ने किया है। इसको याद रखिएगा। अगला है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की स्थापना दोस्तों बाबा रामचंद्र ने किया है। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र किए हैं दोस्तों। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र किए हैं। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह कुछ है। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 यह बिहार बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक, देवी चौधरानी। कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में। पाइक विद्रोह दोस्तों 1817 में हुआ था। पाइक विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ था, बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में। पाइक विद्रोह 1817 में उड़ीसा में, बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में। पाइक विद्रोह 1817 में उड़ीसा में, पाइक विद्रोह उड़ीसा में, पाइक विद्रोह उड़ीसा में, बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह 1828 में। अहोम विद्रोह 1828 में असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में।
अहोम विद्रोह 1828 में असम में हुआ है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह 1828 में असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। कूका आंदोलन 1840 से 72। कूका आंदोलन जो चला 1840 से 72 के बीच पंजाब में हुआ है भगत जवाहर मल एवं बालक सिंह के नेतृत्व में। कूका आंदोलन चला है पंजाब में। कूका आंदोलन 1848 से 72, 1840 से 72। कूका आंदोलन 1840 से 72 में चला है पंजाब में भगत जवाहर मल एवं बालक सिंह के नेतृत्व में। दोस्तों नील विद्रोह को देखेंगे। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल में। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल में। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल में। 19 नंबर है कि समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी या 373 केल्विन या 212 डिग्री एफ होता है, फ़ारेनहाइट होता है। कहता है कि समान वायुमंडलीय दाब पर जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी या 373 केल्विन या 212 डिग्री एफ होता है। इसको याद रखिएगा। जल का हिमांक अन्य तापमान स्केलों पर निम्न होता है। जैसे कि देखिए जल का जो हिमांक है ना दोस्तों, जल का जो हिमांक है वह अन्य तापमान स्केलों पर निम्न होता है। जैसे जम जाता है, किस पर जल जम जाएगा, तो देखिए डिग्री सेल्सियस पर, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, 32 डिग्री एफ पर भी जम जाएगा, 273 डिग्री के पर भी जम जाएगा। केल्विन है मैंने इसका हिमांक है। तो 0 डिग्री सी पर भी जमेगा, ठीक है, 32 डिग्री एफ पर भी और 273 डिग्री के पर भी। परम शून्य ताप जो होता है ना दोस्तों, वह तापमान है जिस पर सभी गैसों का संपूर्ण गुण समाप्त हो जाता है। परम शून्य ताप वह तापमान है जिस पर सभी गैसों का संपूर्ण सारा का सारा गुण समाप्त हो जाता है। परम शून्य ताप वह तापमान है जिस पर सभी गैसों का समूचा गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, यही परम शून्य ताप है। कहता है दोस्तों कि परम शून्य ताप केल्विन पैमाने पर जीरो के, सेंटीग्रेड पैमाने पर -273.15 डिग्री सी तथा फ़ारेनहाइट पर -459 डिग्री एफ होता है। परम शून्य ताप देखिएगा केल्विन पर जीरो के, परम शून्य ताप केल्विन पर जीरो के, परम शून्य ताप सेंटीग्रेड पर जो है, परम 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 शून्य ताप सेंटीग्रेड पैमाने पर -273.15 डिग्री सी तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोस्तों परम शून्य ताप जो होता है -459 डिग्री एफ होता है। तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। तापमान का सीजीएस मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन और तापमान का सीजीएस मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों इसको याद रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। देखिए क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान से कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। जैसे अब आता है अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के सिरों के निकट लाने पर हल्के से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर हल्के से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के सिरों के निकट लाने पर जो है हल्का सा आकर्षित होता है। चलिए आता है दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपना लौह चुंबकीय गुण खो देता है। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपना लौह चुंबकीय गुण खो देता है। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपना लौह चुंबकीय गुण खो देता है तथा अनुचुंबकीय बन जाता है। ठीक है, क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपना लौह चुंबकीय गुण खो देता है तथा अनुचुंबकीय बन जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलीनियम गैडोलीनियम अच्छा नियोडीमियम
लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, गैलो गैलो गैडोलीनियम, अच्छा नियोडीमियम, ये भी आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा जयपुर राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड सितांशी गोयल को फिल्म लापता लेडी के लिए दिया गया था। दोस्तों ये करेंट अफेयर है, इसको छोड़ ही देना है, छोड़ दीजिए इसको, करेंट अफेयर को छोड़ देना है। हाँ इसको देखिए थोड़ा सा, सेबी के बारे में भी थोड़ा है दोस्तों। सेबी की स्थापना हुआ है ना 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। आ जाइए, ये सब वही है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये तो हिंदी है दोस्तों। हाँ यहाँ सही है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 24 को वरीयता क्रम पूछता है। वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्रम समान होता है। वरीयता क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्रम समान होता है। देखिए वरीयता क्रम में लोकसभा के अध्यक्ष और भारत का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो क्रम है ना समान होता है। वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान में राष्ट्रपति का होता है 1 नंबर पर। देखिए एक इस दोस्तों पूछता है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति आते हैं 1 नंबर में, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, तीन तीन करके याद कीजिए। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अच्छा उसके बाद 4 नंबर में आएगा राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल 4 नंबर में। 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 से कौ में उप प्रधानमंत्री। इतना याद हुआ। 1 नंबर में राष्ट्रपति, 2 में उपराष्ट्रपति, 3 में प्रधानमंत्री, 4 में राज्य के राज्यपाल। अच्छा 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 से कौ में उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसी में 6 में ही देखिए क्या क्या चीज आता है। 6 में देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, अभी ऊपर देखे थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 7 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता। ये दोस्तों 7 में आता है। कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल भी 7 में रहेगा, पूर्व प्रधानमंत्री भी 7 नंबर में, और राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता भी 7 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल 7 में, भूत पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा लोकसभा विपक्ष के नेता भी 7 में। दोस्तों 7 के कॉम में देखिए क्या कहता है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ 7 के कॉम में क्या है? भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति। 7 के कॉम में भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति। 8 में 7 के कॉम में भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति 8 नंबर में आएगा। भारत स्थित विदेशों में असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल। मैंने समझिए ना 8 में आ गया कि राजदूत, 8 में राजदूत, और 8 में ही मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में। 8 में राजदूत, मुख्यमंत्री, और अपने अपने राज्य से बाहर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। एक आता है देखिए दोस्तों 8 को फिर से देखेंगे। 8 में आ गया कि राजदूत हो गया। अच्छा अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्य से बाहर अच्छा अपने अपने राज्य से बाहर। एक चीज देखिएगा, ये कहता है दोस्तों राज्य 8 में है राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्य से बाहर वाला। अच्छा यहाँ जो था ना, ये जो 4 नंबर में जो दोस्तों आता है राज्यपाल, तो कहता है कि राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, ये 4 नंबर में है। इसका दुगुना माने 8 नंबर में वो चला गया अपने अपने राज्य से बाहर। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य से बाहर। 9 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 के कौ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 9 के कौ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 9 के कौ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कैग भी आता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। 9 के कौ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कैग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष। तो 9 के कौ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसका कैग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। 10 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। 10 में राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य। ठीक है, तो 10 में आ गया राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उसका नीति आयोग के सदस्य। ये 11 में भारत के महान्यायवादी दोस्तों,
11 में भारत के महान्यायवादी आ जाएंगे, 11 नंबर में भारत के महान्यायवादी। इसको दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से पूछता ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि डल झील श्रीनगर में है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर में है। डल झील मीठे पानी का झील है। जानते हैं डल झील मीठे पानी का झील है। इसका मुख्य आकर्षण शिकारा है, हाउस बोट। इसका मुख्य आकर्षण जो है ना शिकारा हाउस बोट है। मतलब डल झील का जो मुख्य आकर्षक है, आकर्षण, वो शिकारा हाउस बोट है, जो एक पारंपरिक लड़की लकड़ी नाव है। लकड़ी, हाँ, जो एक पारंपरिक लकड़ी नाव है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे मीठे पानी, देखिए डल झील तो मीठा पानी की झील है, ये है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो झेलम नदी पर निर्मित है। गोकुर झील का उदाहरण है। तो आप कहेंगे दोस्तों, इसको देखिए एक बार अच्छे से, जो वुलर झील के बारे में कहा कि यह तो भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, झेलम नदी पर निर्मित है। जो झील है वुलर झील झेलम नदी पर है। और ये जो गोकुर झील का भी उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाल ही में 21 से 23 अगस्त 2025 तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित हुआ है। अच्छा, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में मनाया गया है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या कहता है, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, राजस्थान में पड़ता है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है, खारे पानी की लैगून झील है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। क्या कहता है सो देखिएगा। कहता है दोस्तों कि कहता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बने बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में कह रहा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बने बांध से बना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि रिहंद नदी पर है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो लघु हिमालय में अवस्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो लघु हिमालय में है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला लघु हिमालय में है। शिमला कौन सा हिमालय में है? लघु हिमालय में। शिमला लघु हिमालय में है। उदयपुर राजस्थान में है, इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। उदयपुर तो राजस्थान में है, तो उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। उदयपुर को दोस्तों पूर्व का वेनिस कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। कहता है कि इसकी स्थापना जो है 1559 में महाराणा उदय सिंह ने किया था। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने किया था। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने किया था। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अच्छा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कहाँ है? माउंट आबू पर स्थित है। चलिए अब कुछ प्रमुख झीलें के जानेंगे। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें देखिए। नैनीताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। राकसताल झील उत्तराखंड में। राकसताल झील उत्तराखंड में। राकसताल झील उत्तराखंड में। मा मालाताल झील उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में। नौकुचिया नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में। 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 खूर
पाताल झील उत्तराखंड में, खूर पाताल झील उत्तराखंड में, खूर पाताल झील उत्तराखंड में, खूर पाताल झील उत्तराखंड में। सात ताल झील उत्तराखंड में, सात ताल झील उत्तराखंड में, सात ताल झील उत्तराखंड में, सात ताल झील उत्तराखंड में। सूरज ताल हिमाचल प्रदेश, सूरज ताल हिमाचल प्रदेश। सूरज, ये दो दोस्तों याद करना है ताल वाला, बाद बाकी ऊपर जितना ताल है सब उत्तराखंड होगा। देखिए सूरज ताल और चंद्रताल दोनों हिमाचल प्रदेश में है। सूरज ताल और चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बाद बाकी जितना ताल है सब उत्तराखंड में। तो सूरज ताल और चंद्रताल देखिएगा हिमाचल प्रदेश, बाद बाकी जितना ताल उत्तराखंड में। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। सांबर झील राजस्थान, सांबर झील राजस्थान, सांबर झील राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए राजसमंद झील, राजसमंद झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश, खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश, खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश, खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश, खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश। पुलिकर झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, पुलिकर झील आंध्र प्रदेश एवं 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 तमिलनाडु। वेम्बनाड एवं अष्टमुडी झील केरल, 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 वेम्बनाड एवं अष्टमुडी झील केरल। देखो खेचो ओ पटली, खेचो ओ पलटी, खेचो ओ पलटी सिक्किम, खेचो ओ पलटी झील 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 सिक्किम। काली वेली झील तमिलनाडु, काली वेली झील तमिलनाडु, काली वेली झील तमिलनाडु, काली वेली झील तमिलनाडु, काली वेली झील तमिलनाडु। डिडवाना झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान। दोस्तों नोट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, उसका 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कहते हैं दोस्तों हाँ, कहता है कि लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में है। तैरता हुआ झील पार्क का नाम केमुल लामजाओ में है। लोकटक झील मणिपुर में जो कि तैरता हुआ, इसका नाम केबुल लामजाओ है। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एली, एली बाउलिंग खेल से संबंधित है, बाउलिंग खेल से संबंधित परिसर का नाम है। देखिए एली जो है ना बाउलिंग खेल से संबंधित परिसर का नाम है, एली बाउलिंग खेल से संबंधित परिसर का नाम है, एली बाउलिंग खेल से संबंधित परिसर का नाम है, एली बाउलिंग खेल से संबंधित एक परिसर का नाम है। तो बाउलिंग एक ऐसा खेल है जिसमें भारी गेंद को एक लंबी लेन पर लुढ़का कर लक्ष्य के रूप में रखे गए पिनों या लक्ष्यों पर गिराया जाता है। तो बाउलिंग एक ऐसा खेल है ना जो भारी गेंदों को एक लंबी लेन पर लुढ़का कर लक्ष्य के रूप में रखे गए पिनों का गिराया जाता है। तो वह एली क्या हो जाएगा? बाउलिंग खेल से संबंधित परिसर का नाम है। चलिए इसको देखिए, परिसर और खेल इंपॉर्टेंट है। टेनिस के खेल के मैदान को टेनिस कोर्ट कहते हैं। टेनिस टेनिस कहाँ खेलते हैं? कोर्ट में। टेनिस जो है ना वो किस परिसर में खेलते हैं? कोर्ट में। बैडमिंटन भी कोर्ट में खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं कोर्ट में, वॉलीबॉल भी कोर्ट में, खो खो भी कोर्ट में, कबड्डी नेटबॉल स्क्वैश भी कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में, टेनिस कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट में, वॉलीबॉल कोर्ट में, वॉलीबॉल कोर्ट में, वॉलीबॉल कोर्ट में, खो खो कोर्ट में, खो खो कोर्ट में, खो खो कोर्ट में, कबड्डी भी कोर्ट में, कबड्डी भी कोर्ट में, कबड्डी भी कोर्ट में, नेट बॉल भी कोर्ट में, नेट बॉल भी कोर्ट में, स्क्वैश भी कोर्ट में, स्क्वैश भी कोर्ट में, टेबल टेनिस बोर्ड में। टेबल टेनिस का जो परिसर होता है बोर्ड होता है, टेबल टेनिस का परिसर बोर्ड होता है, टेबल टेनिस का परिसर बोर्ड होता है। जूडो का परिसर मैट होता है, जूडो का परिसर मैट होता है, जूडो का परिसर मैट होता है, जूडो का परिसर मैट होता है। कराटे का परिसर भी मैट होता है, कराटे का परिसर मैट, कराटे का परिसर मैट। ताइक्वांडो का परिसर मैट, ताइक्वांडो का परिसर मैट, ताइक्वांडो का परिसर मैट। मुक्केबाजी का परिसर रिंग, मुक्केबाजी का परिसर रिंग, मुक्केबाजी का परिसर रिंग, मुक्केबाजी होता है रिंग में, मुक्केबाजी का परिसर रिंग। घुड़सवारी एरिना, घुड़सवारी का जो परिसर है एरिना, घुड़सवारी का परिसर एरिना, घुड़सवारी का परिसर एरिना, घुड़सवारी का परिसर एरिना। क्रिकेट और रग्बी का परिसर पिच, क्रिकेट और रग्बी का परिसर पिच कहलाता है, क्रिकेट और रग्बी का परिसर को पिच बोलते हैं।
क्रिकेट और रग्बी के परिसर को पिच बोलते हैं। गोल्फ के परिसर को कोर्स बोलते हैं। गोल्फ के परिसर को कोर्स बोलते हैं। गोल्फ के परिसर को कोर्स बोलते हैं। गोल्फ के परिसर को कोर्स। साइकिलिंग का वेलोड्रम। साइकिलिंग का परिसर वेलोड्रम। साइकिलिंग का वेलोड्रम। साइकिलिंग का वेलोड्रम। साइकिलिंग का वेलोड्रम। बेसबॉल का डायमंड। बेसबॉल का डायमंड। बेसबॉल का डायमंड। बेसबॉल का परिसर डायमंड। स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग का रिंग होता है। रिंग। स्केटिंग का परिसर रिंग। स्केटिंग का परिसर रिंग। स्केटिंग का परिसर रिंग। आइस हॉकी का परिसर रिंग। आइस हॉकी का परिसर रिंग। आइस हॉकी का परिसर रिंग। कर्लिंग का परिसर रिंग। कर्लिंग का रिंग होता है दोस्तों। आइए 27 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्या कहते हैं, खेरा आंदोलन 1918 में होता है, प्रथम असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ था। ये खेरा आंदोलन 1918 में हुआ ना, इसको प्रथम असहयोग आंदोलन कहते हैं। और चंपारण 1917 में हुआ है, इसमें पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ, प्रथम भूख हड़ताल किया गया। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ, यहाँ प्रथम भूख हड़ताल किया गया। अहमदाबाद मजदूर में अहमदाबाद मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी, क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ न, गांधी जी के सहयोगी साराभाई की बहन अनुसुईया बेन थी। अच्छा, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी जो थे साराभाई, उसकी बहन अनुसुईया बेन थी। खेरा में किसानों से भयंकर अकाल में फसल बर्बाद हो गया था। ठीक है, उसके बाद भी सरकार मालगुजारी वसूल कर रही थी, जिसके लिए खेरा आंदोलन हुआ। खेरा आंदोलन में गांधी जी ने के सहयोगी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेरा आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक थे। ठीक है, तो खेरा में कौन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करने का दो कारण था। पहला तिनकठिया प्रणाली, दूसरा तकावी ऋण, जिससे किसानों की दशा दयनीय हो गई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करने का दो कारण था। पहला तिनकठिया पद्धति था, दूसरा तकावी ऋण था, जिससे किसानों की हालत खराब हो गई थी। चलिए आगे कहते हैं। वर्ष 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में वर्ष 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। उसमें ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस का ध्यान बिहार के पीड़ित किसानों की ओर आकर्षित किया था। ठीक है, वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस का ध्यान बिहार के पीड़ित किसानों की तरफ आकृष्ट किया था। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक पुस्तक और रचनाकार। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए दोस्तों, मुद्रा राक्षस, सबसे पहले यहाँ ये अष्टाध्यायी कौन लिखे है, पाणिनि। अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि, और ये व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखे हैं, इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखे हैं, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। महाभाष्य पतंजलि लिखे हैं, पुष्प में शुंग के विषय में जानकारी मिलता है। महाभाष्य पतंजलि लिखे हैं और पुष्प में शुंग के बारे में जानकारी मिलता है। कथा सरित सागर सोमदेव लिखे हैं, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। कथा सरित सागर सोमदेव लिखे हैं, मौर्य काल के बारे में जानकारी। कथा सरित सागर सोमदेव लिखे हैं, मौर्य काल के विषय में जानकारी। कथा सरित सागर सोमदेव लिखे मौर्य काल के बारे में जानकारी। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र लिखे हैं। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है, मौर्य काल के बारे में जानकारी। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र लिखे हैं, मौर्य काल के बारे में जानकारी। बृहत कथा मंजरी जो है दोस्तों क्षेमेंद्र लिखे हैं, इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखे हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी। अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखे हैं, मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी। नीति सार जो लिखे हैं कामंदक, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। नीति सार दोस्तों लिखे हैं कामंदक, नीति सार कामंदक लिखे हैं, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो नीति सार कौन लिखे हैं, कामंदक। नीति सार लिखे हैं कामंदक, नीति सार लिखे हैं कामंदक, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास लिखे हैं, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास लिखे हैं, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है।
मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास लिखे शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगला है, मृच्छकटिकम शूद्रक लिखे हैं, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। मृच्छकटिकम शूद्रक लिखे हैं, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। मृच्छकटिकम शूद्रक लिखे हैं, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। मृच्छकटिकम शूद्रक लिखे हैं, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। हर्षचरित वानभट्ट लिखे हैं, हर्ष की उपलब्धि के वर्णन है। हर्षचरित वानभट्ट, हर्ष की उपलब्धि। रामचरित रामचरितम संध्याकर नंदी लिखे हैं, रामचरितम संध्याकर नंदी लिखे हैं। बंगाल के शासन रामपाल का जीवन कथा है। रामचरितम संध्याकर नंदी लिखे हैं, बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी है। रामचरितम संध्याकर नंदी लिखे जो बंगाल के शासक रामपाल के विषय में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई लिखे, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई लिखे हैं। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई लिखे हैं, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलता है। कहते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई लिखे हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में उपलब्धि। राजतरंगिणी कलहन लिखे हैं, कश्मीर के राजवंश का क्रमबद्ध जानकारी मिलता है। राजतरंगिणी कलहन लिखे हैं, कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध जानकारी मिलता है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहता है 29 नंबर क्वेश्चन। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है जो नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है, ये भी नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है, ये भी नई दिल्ली में है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या कहता है। देखिए, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट होगा नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट नई दिल्ली में। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट अहमदाबाद में। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है अहमदाबाद में। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है अहमदाबाद में। राजीव गांधी का वीर भूमि है समाधि स्थल, राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि नई दिल्ली में है। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि नई दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट नई दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट नई दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट नई दिल्ली में है। के आर नारायण का समाधि स्थल उदय उदय भूमि है जो कि नई दिल्ली में है। के आर नारायण का जो समाधि स्थल है उसको उदय भूमि कहते हैं, कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों। तो या तो के आर नारायण का समाधि स्थल उदय भूमि है, नई दिल्ली में है। राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट है समाधि स्थल, राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है जो कि पटना बिहार में है। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है जो कि पटना बिहार में है। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट पटना में है। गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट है, अहमदाबाद में है। गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट है जो अहमदाबाद में है। गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट है जो कि अहमदाबाद में है। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल है, नई दिल्ली में है। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल है जो कि नई दिल्ली में है। अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि है, मुंबई में है। बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि है जो कि मुंबई में है। बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि मुंबई में। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है जो कि नई दिल्ली में है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है जो कि नई दिल्ली में है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है जो कि नई दिल्ली में है। दोस्तों आगे देखेंगे, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल करम भूमि है जो कि नई दिल्ली में है। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल करम भूमि है जो कि नई दिल्ली में है। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल करम भूमि है जो कि नई दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल है जो कि नई दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल है जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन पर, थोड़ा ध्यान देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किसी तरल पदार्थ की तुलनात्मक घनत्व को हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। किसी विशिष्ट स्थान का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविमीटर से मापते हैं। किसी विशिष्ट स्थान का दोस्तों गुरुत्वाकर्षण है ना, वो हम मापते हैं ग्रेविमीटर से। किसी विशिष्ट स्थान का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविमीटर। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर।
आगे देखिए, कहता है समुद्र की गहराई फैदोमीटर, समुद्र की गहराई फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापते हैं फैदोमीटर से। विद्युत धारा का मापन एमीटर से करते हैं। वायु का वेग का मापन एनीमोमीटर, वायु का वेग का मापन एनीमोमीटर से करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं। वायुमंडलीय दाब जो है दोस्तों बैरोमीटर से, लेकिन वायुमंडल वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, और वायुमंडलीय दाब जो है ना दोस्तों बैरोमीटर से। गैसों एवं द्रवों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। गैसों एवं द्रवों का जो मापते हैं, गैसों एवं द्रवों के दाब, गैस और द्रव का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। गैस एवं द्रव का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश की तीव्रता मापते हैं फोटोमीटर से, प्रकाश की तीव्रता मापते हैं फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापते हैं फोटोमीटर से। दूध की गुणवत्ता लैक्टोमीटर से, दूध की गुणवत्ता लैक्टोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा का मापन मैनोमीटर मैग्नेमीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा, मैग्नेट से मैग्नेमीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा मापते हैं मैग्नेमीटर से। वाहन की गति स्पीडोमीटर, वाहन की गति स्पीडोमीटर। अच्छा, वाहन की गति स्पीडोमीटर है ना। अच्छा, आई क्या है देखिए, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से। अच्छा, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी तो ओडोमीटर से, लेकिन वाहन की गति जो दोस्तों, वाहन की गति मापते हैं स्पीडोमीटर से, वाहन की गति मापते हैं स्पीडोमीटर से। रक्तचाप का मापन करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। ब्लड प्रेशर जो है ना, ब्लड प्रेशर जांच करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन रेडियोमीटर से, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन रेडियोमीटर से। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन रेडियोमीटर से। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मतलब रेडियोमीटर। बल आघूर्ण या शक्ति क्या कहता है, बल आघूर्ण या शक्ति का मात्रक डायनेमोमीटर, बल आघूर्ण या शक्ति का मात्रक डायनेमोमीटर, बल आघूर्ण या शक्ति का मात्रक डायनेमोमीटर, बल आघूर्ण या शक्ति का मात्रक डायनेमोमीटर। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसका फिर अगला पार्ट जो है, अभी कितना क्वेश्चन तक बताए हैं, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बताए हैं ना, फिर अगला वीडियो में इसको मिलेगा। दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि फिर से हम ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम इसी तरह से आपको याद कराने करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।